हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार और एजुकेन में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कंप्यूटर की एक सीरीज चला रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जो भी कंप्यूटर संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ पीएससी हो या व्यापम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो जिसमें छत्तीसगढ़ का वेटेज है, उन एग्जाम के लिए जो है एक सीरीज चला रहे हैं। और हर रात को 9 बजे हमारा जो है वीडियो अपलोड होता है, लेक्चर अपलोड होता है। खास तौर पर अभी एपेक्स बैंक और जो हॉस्टल वार्डन की भर्ती आई है उसके लिए जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और चीज कि हम इसमें लेक्चर और साथ में एमसीक्यू दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप जो है हर दिन रात को 9 बजे अब लेक्चर जाकर यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी और आने वाली परीक्षा में आपकी तैयारी इसके कारण और मजबूत होगी। तो चलिए, तो बिना टाइम गवाए चालू करते हैं। कल हमने पहला लेक्चर देखा था और पहले लेक्चर में हमने बेसिक चीजें जानी थी कंप्यूटर से संबंधित। आज जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम इवोल्यूशन और उसके डेवलपमेंट, उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो सीधे मुद्दे पर आएंगे। तो भाई, इवोल्यूशन या विकास जो है क्रम के अनुसार ऐसा हुआ है क्या कंप्यूटर का। शुरुआत में अगर देखें तो कंप्यूटर का, जैसे कल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इसे संगणक कहा जाता है या फिर कैलकुलेशन या गणना करने के लिए जो इसका आविष्कार हुआ था। और बेसिक चीजों पर देखें तो इनपुट देना, प्रोसेस करना और आउटपुट देना, यही इसका मेन क्या है, कार्य है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो शुरुआत से, जब से मानव अस्तित्व में है तब से लेके अब तक जो है किस तरीके से विकास हुआ है इसका कंप्यूटर का, वो हम देखते हैं। तो भाई, इवोल्यूशन या उत्पत्ति में पहला देखेंगे एबेकस, है ना। इसके बारे में अभी हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पास्कलाइन, है ना। अंतर इंजन और विश्लेषण इंजन आगे देखेंगे इसके बारे में। सेंसस, टेबुलेटर, मार्क 1, एबीसी, एनिएक, एडवेक, यूनिवेक और माइक्रो प्रोसेसर आज का जो समय है वो इसका चल रहा है। ठीक, तो ये सारे जो क्रम के अनुसार हम देखते जाएंगे। सबसे पहले एबेकस। एबेकस आप सबने जो है बचपन में देखा होगा, इसे खेला होगा, या आपके रिलेशन में कोई बच्चे होंगे तो वो इस तरीके का गेम एक खेलते हैं। इसमें कई सारे ऐसे बॉल लगे रहते हैं। ये जो है प्राचीन ग्रीस का जो है एक इक्विपमेंट है और इसमें जो है उस समय इस तरीके से गणना करने के लिए सरल वे में जो है इसका प्रयोग किया जाता था। तो ये ग्रीस में आविष्कार हुआ था इस उपकरण का और ये गणना के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। ध्यान रखेंगे एबेकस। एबेकस के बाद हमको दिखता है क्या, पास्कलाइन। तो पास्कलाइन जो है फ्रांस के एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्लेस पास्कल। उनके नाम पर ही 1682 में जो इनने इसका आविष्कार किया और इसे प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। अन्य नाम इसका एडिंग मशीन भी था। इसमें जो है योग वाली चीजें की जा सकती थी, कोई चीजों को योग करना है तो वो। तो ध्यान रखेंगे पास्कलाइन किसके नाम पर आधारित है, तो ब्लेस पास्कल 1682 फ्रांस के थे। और मैकेनिकल कैलकुलेटर किसे कहा जाता है, तो ये पूछता है, तो मैकेनिकल कैलकुलेटर पास्कलाइन को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। और तो डिफरेंस इंजन या अंतर इंजन, वो ट्रांसलेशन में गलती हो गई थी। चार्ल्स बेबेज ने 1822 में इसका आविष्कार किया था और यह इंजन जो है भाप से चलता था और गणना करता था। ध्यान रखेंगे, चार्ल्स बेबेज, जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, मॉडर्न डे कंप्यूटर। ठीक, तो ध्यान रखेंगे 1822 में, मैं शायद 1882 बोल गया, 1822 में इसका आविष्कार किया था। इसके ठीक कुछ साल बाद जो है, लगभग 20 साल बाद, चार्ल्स बेबेज ने ही जो है एनालिटिकल इंजन बनाया। और ये जो है बुनियादी जो भी अंक गणित के कार्य थे, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये करता था। और इसमें जो है दिशा निर्देश पंच कार्ड के माध्यम से दिए जाते थे। कुछ एंट्री अगर करनी है तो पंच कार्ड के माध्यम से इसमें जो है एंट्री दी जाती थी। तो ध्यान रखेंगे, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन दोनों का आविष्कार किसने किया, चार्ल्स बेबेज ने किया। ठीक, आगे देखते हैं सेंसस टेबुलेटर। सेंसस आपको पता है ये शब्द किसके लिए यूज होता है, तो जनगणना के लिए यूज होता है ना। तो जनगणना के लिए, पूरे देश की जनगणना के लिए अमेरिका में इसका आविष्कार हुआ था। वहां के वैज्ञानिक हरमन, है ना, होलेरिथ ने इसका जो है आविष्कार किया था 1890 में। और इस उपकरण का उपयोग वहां की जनगणना करने के लिए किया गया था।
अगर जनगणना की बात हो रही है तो कमेंट करके बताएंगे भारत में आज तक कितनी जनगणना हुई है, कौन सी सबसे पहली जनगणना थी, जरूर कमेंट करके बताएं। या सेंसस, ठीक, यह नाम याद रखेंगे, सेंसस टेबुलेटर मार्क 1। तो 1940 के दशक में IBM या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स करके कंप्यूटर है, उनके वैज्ञानिकों ने हार्वर्ड आइकन के साथ, है ना, हार्वर्ड आइकन के साथ मिलकर एक कैलकुलेशन मशीन का आविष्कार किया, जिसे क्या बोला गया, मार्क 1 बोला गया। अभी तक के बेसिक कार्य क्या किए जा रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए ही उपयोग किया जा रहा है कंप्यूटर का। आगे देखते हैं ABC। तो ABC नाम रखा गया जो इसके फाइंडर थे या इसके आविष्कारक थे उनके नाम पर। तो एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी, ये जो है उसके आविष्कारक थे, ने मिलकर पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ये ध्यान रख लेंगे, जो ऐसा पहला चीज जहां भी लिख रहा है तो नोट्स अगर बनाए तो उसमें लिख लेंगे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे, मैं टेलीग्राम में ये चीज को अवेल करा दूंगा। अगर चाहिए तो अभी तक के किसी के कमेंट नहीं आए हैं तो ध्यान रखेंगे। ABC एटनासॉफ बेरी कंप्यूटर 1939 में किसने किया था, तो एटनासॉफ और बेरी, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया। ENIAC, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 की दशक में JP एकार्ट और जॉन मॉकली है, ये है ना, का है, ध्यान रखेंगे। जॉन मॉकली ने विश्व का प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम पूर्णतः जो है इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था, तो 1946 में, और उसका नाम क्या था, तो ENIAC था। ठीक है, तो पूर्णतः जो है ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, JP एकार्ट और जॉन मॉकली, नाम ध्यान रखेंगे इनका। आगे है एडवेक। एडवेक का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। तो जो एनीवेक था इसके पहले, ENIAC था जो, ये भी आगे ENIAC जो था उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, उसमें रूपांतरण के लिए जो है वैन न्यूमैन ने जो है अपने संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा पर जो है एक नए सिस्टम का आविष्कार किया था, और उसे क्या बोला गया, एडवेक। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फिर आ जाते हैं हम उसी इसमें इस आगे, तो यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये जो है प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, बिजनेस कंप्यूटर था, और इसका निर्माण GEC, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो है US की, 1954 में इसका निर्माण किया था। तो ये ध्यान रखेंगे अच्छे से। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन बनेंगे तो इससे ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो आप जो है इतनी चीजें भी अगर ध्यान रख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवेक जो है पहला आपका बिजनेस कंप्यूटर था। माइक्रो प्रोसेसर, है ना, आज की स्थिति में जो इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आपका जो कैबिनेट रहता है उसमें मदरबोर्ड रहता है और उसमें एक जो चिप लगा रहता है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, है ना। 1970 के दशक में एक कंपनी इंटेल के द्वारा जो है माइक्रो प्रोसेसर का जो है आविष्कार किया गया। इंटेल 4004 का निर्माण किया गया था। आज की डेट में तो बहुत सारे i3, i4, i7 ऐसे कई सीरीज में आ गए हैं, है ना। इस आविष्कार ने कंप्यूटर जगत, और कई जनरेशन भी आ गई हैं, कंप्यूटर जगत में क्रांति ला दी। क्यों क्रांति लाई ये समझ में आएगा आपको, क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो है कंप्यूटर के आकार अब छोटे हो गए। पहले कंप्यूटर का निर्माण जब किया जाता था तो जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लग रहे थे वो बड़े बड़े साइज के होते थे, बहुत बड़े बड़े। तो ये बड़े बड़े साइज के होने के कारण जो है कंप्यूटर एक रूम जितने जितने बड़े होते थे, तो उसको आप जो है छोटा करके एकदम साधारण, और आज की डेट में आपके मोबाइल में भी जो माइक्रो प्रोसेसर लग रहे हैं जिसके आधार पर पूरा आपका मोबाइल चल रहा है। मतलब आप सोचिए कितना छोटा कर दिया गया है रूम से लेके अभी की स्थिति में, पूरे कंप्यूटर सिस्टम या टेक्नोलॉजी को अगर बोला जाए तो ये माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से ही संभव हुआ। ये हमने उधर पे हमने देख लिए कुछ चीजें जो कि क्या, कैसे क्या क्या चीज में हमने गणना कंप्यूटर की आज की स्थिति तक पहुंचे। अब दूसरा जो है इसके विकास के आधार पर जो है कंप्यूटर का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, कैसे कैसे इसका विकास हुआ। तो हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर,
है ना। तो हार्डवेयर का उपयोग अगर देखें तो इसमें हम देखें पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ऐसे अलग हमको 5 पीढ़ी में डिवाइड करके जो है अध्ययन करेंगे और क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो क्या क्या खास बात है, सीधे टू द पॉइंट देखेंगे, क्या क्या चीज का आविष्कार हुआ, क्या विशेषताएं थी, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हार्डवेयर, ध्यान रखना, हार्डवेयर के आधार पर वर्गीकरण किए हैं 5 पीढ़ियों में। ठीक, दूसरा जो किए हैं कार्य पद्धति के आधार पर, है ना, मतलब वर्किंग स्टाइल या वर्किंग पैटर्न या वर्किंग सिस्टम जो था। तो यहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर है, यहाँ पर डिजिटल है और हाइब्रिड है। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है। आकार के आधार पर मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो और सुपर कंप्यूटर, सबके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और साथ में एमसीक्यू भी लगाएंगे। तो सबसे पहला कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन, ये हम हार्डवेयर के आधार पर देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब है, ये नजर आ रही सारी। तो ये वैक्यूम ट्यूब है, बड़े बड़े साइज के होते थे और इसमें जो है हमने फर्स्ट जनरेशन, इसका समय देखेंगे 42 से 55 के बीच में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया। हार्डवेयर इसका था और इसमें लैंग्वेज जो होती थी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। मेमोरी के तौर पर इसमें पंच कार्ड का या फिर पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। गणना जो हम करते थे इसमें मिली सेकेंड में करते थे। ठीक, मतलब कितनी स्पीड से हो रहा है, गति, है ना, कैलकुलेशन। उपयोग कहाँ हो रहा था इसका, तो वैज्ञानिक एवं रक्षा अनुप्रयोग में। विशेषता क्या थी, विद्युत और यांत्रिक मशीन पर आधारित था, मतलब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक दोनों पे आधारित मशीनें थी। जो शुरुआत में एग्जाम्पल देखे याद होगा आपको, एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, ये सब उसी पर थे। अब ये क्या, खर्चीला बड़ा आकार है, आप बड़े बड़े साइज के रहेंगे, ऊर्जा बहुत ज्यादा खपेगी, इतने बड़े साइज के रहेंगे, और त्रुटि की भी बहुत संभावना थी इसमें, है ना। तो ये पहला जनरेशन, इसमें बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये जो खास इसके फीचर्स हैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सिंपल फीचर है, ध्यान रखेंगे, वर्गीकृत करके हमने उसको लिख दिया है। आगे देखते हैं अगला क्या, सेकेंड जनरेशन। तो अब जो है धीरे धीरे मानव का भी विकास हो रहा है, टेक्नोलॉजी का भी विकास हो रहा है। समय देखेंगे 56 से 64 के बीच में। अब जो बड़े साइज का पूरा इतनी जगह घेरते थे, अब उसको जो है छोटा करके क्या कर दिया गया, एक ट्रांजिस्टर का विकास किया गया, है ना। तो ये ट्रांजिस्टर ने जो है बहुत सारे जो आपके वैक्यूम ट्यूब लग रहे थे, कुछ कुछ चीजें लग रही थी, उसको रिप्लेस कर दिया और ये छोटे से साइज में आ गया। तो ट्रांजिस्टर इसमें जो प्रमुख चीज रही हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर यहाँ पर उच्च स्तरीय असेंबली लैंग्वेज आ गई, है ना। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन मतलब ये आज की डेट में हम जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं वैसा इतना इंटरेक्टिव नहीं होता था। छोटे साइज का स्क्रीन रहेगा जिससे आदमी इंटरेक्ट कर सकता था, है ना। मेमोरी देखें तो मैग्नेटिक मेमोरी आने लग गई अब यहाँ पर। मतलब पहले आज की डेट में भी अगर आप सब हार्ड डिस्क यूज करते होंगे, अब तो खैर चेंज होने लग गया। पहले अगर डेस्कटॉप देखते होंगे तो उसमें बड़ी बड़ी ऐसी हार्ड डिस्क रहती थी जो कि मैग्नेट की रहती थी, है ना। मैग्नेटिक टेप होता है या मैग्नेटिक डिस्क होता था। मिली सेकेंड से अब कहाँ आ गए, माइक्रो सेकेंड में आ गई गणना स्पीड। उपयोग कहाँ, तो वैज्ञानिक और व्यावसायिक उपयोगों में। मेमोरी और प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि हुई। उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या हो गया, आईबीएम का मशीन आ गया, पीडीपी आ गया, यूनिवैक हो गया। अभी भी जो है ये खर्चीला है ना, अपेक्षाकृत छोटा हो गया ऐसा बोला गया, और तीव्र, ये खास बातें हैं इसकी, है ना। ये दोष था कि खर्चीला अभी भी था, लेकिन ये अब काफी छोटा हो गया था और तीव्र भी था, फास्ट भी था सेकेंड जनरेशन में। आगे देखते हैं क्या है। तो आगे देखेंगे हम, तो ये थर्ड जनरेशन है। अब थर्ड जनरेशन में हम और आगे बढ़ जा रहे हैं, कई ट्रांजिस्टर के लायक शक्ति एक चिप में ला दे रहे हैं और उस चिप को बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड चिप। ध्यान रखेंगे, या एसएसआई या एमएसआई, कई सारे ऐसे जो है इंटीग्रेटेड चिप आ गई, है ना। यहाँ पर भी जो है उच्च स्तरीय भाषा चल रही है, उनका स्टैंडर्डाइजेशन या मानकीकरण कर दिया गया। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया यहाँ पर, है ना। इसके अलावा अब चुंबकीय भंडारण में जो उसकी क्षमता थी वो बढ़ गई। पहले हो सकता है कि उसमें कम स्टोरेज हुआ करता था, अब स्टोरेज बढ़ने लग गया। अभी माइक्रो सेकंड में स्पीड देखें, अब क्या हो रही है, नैनो सेकंड में स्पीड हो रही है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उपयोग कंप्यूटर का व्यक्तिगत उपयोग, अब थर्ड जनरेशन से जो व्यक्तिगत पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो है उपयोग चालू हो रहे हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की अलग अलग बिक्री, कीबोर्ड व मॉनिटर का उपयोग भी इधर ही चालू हुआ।
है ना, मतलब थर्ड जनरेशन में इसका साइज जो है और छोटा हो गया, क्योंकि हमने किसका आविष्कार कर लिया, ऐसी कई सारी इंटीग्रेटेड चिप का। छोटी छोटी चिप ये दिख रहा है, ये आगे हम पढ़ेंगे ये क्या चीज है, ठीक। इंटीग्रेटेड चिप का छोटी छोटी, अब यहाँ पर ये विशेषता क्या हो गई, सस्ते हो गए, उपयोग ये दोष नहीं है ना, ठीक। छोटे और सस्ते हो गए, उपयोग में आसान हो गए, इसलिए क्या हो गया, ये व्यक्तिगत या पर्सनल लेवल पर भी उपयोग में लाए जाने लगे। आगे देखते हैं फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन का समय देखोगे 76 से 89 के बीच में। अब क्या हुआ कि जितने आईसी जो थे, इंटीग्रेटेड चिप थे, उनके शक्ति के लायक एक चिप बना दी गई और उसे क्या बोला गया, माइक्रो प्रोसेसर, है ना, छोटा और कई सारे जो है ये प्रोसेस कर सकता था, या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर कंप्यूटर नेटवर्क का विकास हो गया है और प्रॉपर लेवल पर जो है पर्सनल कंप्यूटर बनने लगे। माइक्रो प्रोसेसर मैंने पीछे भी बताया था कि क्रांति आ गई 1970 के दशक में, जहां हमने शुरू के में लेक्चर पार्ट में देखा था, पीछे जाके देख सकते हैं। क्यों हो गई, क्योंकि अब इसकी साइज अपेक्षाकृत छोटी हो गई, बहुत ज्यादा साइज छोटी हो गई, साथ में स्पीड या इसकी जो गणना करने की इस गति थी, कैलकुलेशन स्पीड, वो काफी तेज हो गई। और साथ में ये कि अब स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई, कई सारे प्लेयर्स आ गए जो अब ये सर्विस दिला सकते थे, जैसे कि IBM, एप्पल, ये सब अपने क्या है कंप्यूटर लेकर आने लगे। ध्यान रखेंगे इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब यूजर के साथ एक इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गए, जैसे यूनिक्स, है ना, सी भाषा, पर्सनल कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें होने लग गई। सेमीकंडक्टर मेमोरी, है ना, गति अब हम देखे थे वहां पर, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब पीको सेकंड में और जल्दी, ये गति का पूरा एक चीज हम लोग पढ़ लेंगे आगे, है ना। उपयोग कंप्यूटर का व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत में वृद्धि होने लग गई, है ना, मतलब व्यावसायिक और व्यक्तिगत बिजनेस और आपके पर्सनल लेवल पर जो है कंप्यूटर के उत्पादन में भी जो वृद्धि हो गई। विशेषता, एक साथ कई कार्य करने की अब क्षमता थी इनमें, ठीक। अपेक्षाकृत सस्ता, ये दोष नहीं होगा भाई, ये विशेषता है ना। सस्ता, तीव्र, उच्च क्षमता और उपयोग में आसान था। तो ध्यान रखेंगे फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आ गया। कई बार ये जनरेशन, किस जनरेशन में क्या आया, ये चीजें भी पूछता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन, जो कि अब का है। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, मतलब इसमें जो है कई माइक्रो प्रोसेसर की जैसे कैपेसिटी आने लग गई है। फिर नोटबुक, लैपटॉप, इंटरनेट, सब चीज का विकास हो चुका है इस समय में। इंटरनेट तथा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, पर्सनल प्रोसेसिंग, पर्सनल लेवल पर भी जो है सारे सॉफ्टवेयर आपको उपलब्ध हैं। मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क आ गई है। वर्चुअल मेमोरी, क्लाउड में आपका ईमेल हो गया, कुछ चीज हो गया, आप सब क्लाउड में सेव कर सकते हैं, है ना। विशाल भंडारण क्षमता, 1 TB की तो मिनिमम हार्ड डिस्क आजकल मिल जाती है, 1 TB की। ये सब TB, GB, MB आगे वाले लेक्चर में कवर हो जाएगा, तो घबराना नहीं है जिनको भी दिक्कत है ना। फिर इसमें देखेंगे इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से मनोरंजन होने लग गया, है ना। विशेषता क्या है, प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम भी इसमें आ गया। आप सीधे लगाया और आज की डेट में हम आते हैं, सीधे फिट किए, सारा चीज रेडी होकर आता है और हम काम करते हैं उस पर। आगे इसमें IBM का नोट, है ना, ये नोटबुक, पेंटियम PC, सुपर कंप्यूटर, सारी चीज जो है इसी में आ जाता है। अब इस ये भी दोष नहीं है भाई, विशेषता है, ध्यान रखेंगे। ये क्या है, तो छोटे और अति तीव्र हो गए। तो ये सारी जो है इसकी खासियत है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है ना। आगे आ जाते हैं कार्य पद्धति। हमने फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट में ही कार्य पद्धति के आधार पर अगर देखें तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। आपको अगर ध्यान होगा, आज जैसे ये मैं घड़ी पहना हूँ, ये डिजिटल है। इसके पहले आती थी चाबी भरने वाली, है ना, या नॉर्मल बैटरी से चलने वाली। ये सब क्या है, एनालॉग। ऐसी कोई भी चीज जो डिजिटल ना हो वो तो एनालॉग है ऑब्वियसली। लेकिन ये क्या होता है एनालॉग, तो एनालॉग भाई ऐसी स्थिति है, मतलब समय के साथ लगातार परिवर्तित होने वाली भौतिक राशियां जो होती हैं उन्हें हम एनालॉग कहते हैं। जैसे कि क्या, तापमान समय के साथ बदलता है ना, प्रेशर, वोल्टेज, ये सब चीज क्या है, प्रभावित होती है किससे, समय के साथ। तो इस तकनीक पर आधारित जो कंप्यूटर होते थे, सिग्नल या सूचना भेजने की जो तकनीक थी वो किस पर आधारित थी, एनालॉग। एनालॉग सिग्नल जो है
उतने तेजी से नहीं जाते थे और इस कारण एनालॉग कंप्यूटर की जो है स्पीड या गति कम होती थी, अत्यधिक धीमी होती थी, है ना। तो इन कंप्यूटर की गति अत्यधिक धीमी होती थी। तो आज की स्थिति में कोई भी एनालॉग कंप्यूटर जो है प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं। इसके बाद ये चीज में इशू था, तो हमको कोई ऐसी चीज लानी थी जो कि जिससे सूचना का आदान प्रदान बहुत जल्दी हो जाए। तो इसलिए जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी आई और इसमें गणना जो है बाइनरी सिस्टम, मतलब सारी गणना 1 और 0 में। अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी चीज कैलकुलेशन करने के लिए भी आज की डेट में डालेंगे, मान लीजिए आप 1800 को जोड़ रहे हैं 1283 के साथ, तो ये जोड़ने के लिए भी अगर कुछ कर रहे हैं तो पहले उस गणना को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद फिर आपको रिजल्ट देगा। तो बाइनरी में जो है बहुत जल्दी सूचना का आदान प्रदान हो जाता है, काफ़ी फास्ट होते हैं, तो कंप्यूटर अत्यंत तीव्र गति से चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का उपयोग होता है इसमें, और साथ में वर्तमान में जितने हैं ये सब इसी तकनीक पर आधारित है। ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखते हैं हम। हाइब्रिड, नाम से समझ में आ रहा है दोनों गुण होंगे ऐसे मशीनों में, मिश्रण होगा ये डिजिटल और एनालॉग दोनों का। इसमें प्रोसेसिंग जो होगी, सारी प्रक्रिया, विश्लेषण, एनालिसिस जो भी, वो किस में होगा आपका डिजिटल रूप में, लेकिन इनपुट और आउटपुट नजर आएगा किस में, एनालॉग में। तो इस ये आज की डेट में हॉस्पिटल, डिफेंस सेक्टर, साइंटिफिक रिसर्च, ये सारा जो है किस टेक्निक से होता है, तो हाइब्रिड। तो ये हमने कार्य के आधार पर भी जो है विभाजन पढ़ लिया। अब आकार के आधार पर देख लेते हैं। तो आकार के आधार पर अगर देखें तो कंप्यूटर को सब, एक बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, कोई बड़े कंपनी में लगा हुआ है ना। तो बड़े कंपनी में अगर कोई कंप्यूटर लगा है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये मेन फ्रेम कंप्यूटर मतलब एक मदर कंप्यूटर हो जाएगा और उससे कनेक्टेड जो है कई छोटे छोटे डम कंप्यूटर होंगे, और उसमें पैरेलली मल्टी यूजर काम कर सकते हैं, समानांतर कई लोग जो है काम कर सकते हैं। तो वही जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर है ना। इस प्रकार के कंप्यूटर में एक मुख्य कंप्यूटर होता है तथा अन्य कंप्यूटर जो है ये डम्ब टर्मिनल के समान कार्य करते हैं, है ना। और इसकी गति अत्यधिक तीव्र होती है, मल्टीपल यूजर कार्य कर सकते हैं, भंडारण क्षमता अत्यधिक होगी, और ये सामान्यतः इसमें जो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है वो 32 या 64 बिट का रहता है। कहाँ होंगे, तो बैंक्स में आपको मिलेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर, जहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, वहाँ रेलवे रिजर्वेशन में दिखेगा, रिसर्च अगर कहीं हो रही तो हर जगह मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग दिखता है। ठीक, आगे आते हैं हम। मिनी कंप्यूटर, तो ये आकार में मेन फ्रेम से छोटे होते हैं और लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। इनकी भंडारण क्षमता और गति जो है मेन फ्रेम से कम होगी लेकिन माइक्रो से ज़्यादा होगी। ये मिनी कंप्यूटर बड़ी कंपनियों में, बिजनेसेस में यहाँ पर लगेंगे, कुछ लेवल पर नहीं लेकिन थोड़े कम लेवल पर। एम्बेडेड आ जाता है, तो अब एम्बेडेड, नाम से एम्बेड का मतलब होता है कहीं फिक्स कर देना, लगा देना, है ना। तो आप देखोगे आज की स्थिति में कई सारी जो आपकी मशीनें हैं उसमें भी कुछ जो है उसके बेसिक फंक्शन के लिए कंप्यूटर लगा दिया जाता है ना। तो बेसिक फंक्शन के लिए जो कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी लगा दी जा रही है वही एम्बेडेड कंप्यूटर है ना। तो विशेष कार्य के लिए जो तैयार किया जाता है, और जैसे टीवी में, है ना, या वॉशिंग मशीन में डिजिटल पैनल लगा है, या आप कार चला रहे हैं उसमें डिजिटल पैनल दिख रहा है, उसमें भी कंप्यूटर है, उसको बेसिक फंक्शंस पता है क्या करना है, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके एम्बेडेड कंप्यूटर में। तो ध्यान रखेंगे एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है। ठीक, आगे आ जाते हैं माइक्रो, जो कि हम आप सब आम आदमी, मैंगो पीपल यूज करते हैं। ठीक, तो पर्सनल कंप्यूटर, पीसी जो आपके घर में होगा, है ना, वर्क स्टेशन वही है, नाम अलग, नोटबुक या लैपटॉप, टैबलेट, छोटे टैबलेट या स्मार्टफोन, ये सब किस में आ जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में। अब इसका विकास कब से, तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ, जब जो है सीपीयू जो है में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग प्रारंभ हो, है ना। वहीं बताया था शुरू में। इसमें अगर देखें तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर से माइक्रो प्रोसेसर के आकार में कमी आई तथा गति और क्षमता में वृद्धि हुई। जो इंटीग्रेशन करने की, एकीकरण करने के लिए जो सिस्टम था उसमें भी जो है अब परिवर्तन किया गया। और ये माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट के रहते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, सामान्यतः ये दो आज की स्थिति में आपको दिखेंगे 32 या 64 बिट के
माइक्रो प्रोसेसर मिलेंगे। आगे देख लेते हैं इसी में। अब लास्ट जो है ये है सुपर कंप्यूटर। तो भाई सुपर कंप्यूटर से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाई सुपर कंप्यूटर जो है ऐसे कंप्यूटर हैं जो बड़ी बड़ी गणना, बहुत सारे कैलकुलेशन जो है कुछ ही सेकंड में कर देते हैं, है ना। इसमें जैसे हमने देखा हमारे पीसी में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, इसमें जो है कई सारे माइक्रो प्रोसेसर हजारों की संख्या में पैरेलली लगा दिए जाते हैं, और इसके कारण इसकी जो है गणना करने की जो स्पीड है, गति है, वो बहुत तेज हो जाती है और बहुत ही सटीक हो जाती है। ठीक है, तो फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड है, या फिर इसकी ह्यूज स्टोरेज कैपेसिटी है, भंडारण क्षमता जो है बहुत ज़्यादा है, प्रोसेसिंग गति जो है बहुत ज़्यादा है। निर्माण में हजारों प्रोसेसर को क्या कर दिया जाता है, समानांतर या पैरेलल जोड़ दिया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग एक साथ और पैरेलल प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये सारे शब्द हैं स्पेशल सबके लिए। अगर पूछ लिया जाए कूट वाले में तो सीधे इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। टू द पॉइंट है, सारी चीजें आपको निकाल के दे दी गई हैं, इसको आप नोट्स में बना लीजिए या फिर याद कर लीजिए, जैसा भी हो। इसमें मल्टीपल यूजर है ना, कई सारे जो है इसके उपभोक्ता हो सकते हैं, उपयोग किया जा सकता है। कैलकुलेशन स्पीड जो रहती है, कई बार पूछता है सुपर कंप्यूटर की कैलकुलेशन स्पीड किस में रहती है, तो फ्लॉप्स में रहती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है, वर्तमान में जो सुपर कंप्यूटर की गति है वो पेटा फ्लॉप्स में है, ध्यान रखेंगे, पेटा PETA, जो कि 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स है ना। यहाँ पे रह गया, मतलब 1 पेटा फ्लॉप्स इज इक्वल टू 10 टू द पावर 15 फ्लॉप्स, ध्यान रखेंगे, फ्लॉप्स। इतनी इसकी आज की डेट में कॉमनली जो है पेटाफ्लॉप्स में गति रहती है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सिमोर क्रे को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इनका नाम, क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी कंपनी है क्रे मशीन्स करके, और ये क्रे कंप्यूटिंग मशीन्स करके इनकी जो है कंपनी है, और ये कंपनी जो है सुपर कंप्यूटर ही बनाती है, और विश्व के आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर, और आज की स्थिति में भी जो सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर इन्हीं का है। अगर पता है तो कमेंट करके बताएं कि आज की डेट में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कहाँ कहाँ का है और उसका नाम क्या है। ठीक है, चाइना और यूएस के बीच में काफ़ी कंपटीशन रहता है इसमें, है ना। भारत या इंडिया के क्या प्रमुख सुपर कंप्यूटर हैं, परम सीरीज, जिसका जो है निर्माण सीडेक पुणे के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, पुणे ने जो इसका आविष्कार किया था। पूछ चुका है पीएससी में एक बार ये क्वेश्चन की परम क्या है, तो सुपर कंप्यूटर है। अनुपम, ये भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा विकसित किया गया एक आपका सुपर कंप्यूटर है। पेस, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल DRDO, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। फ्लो सॉल्वर, ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका जो है निर्माण नेशनल एरोनॉटिकल्स लैब बेंगलोर ने 1980 में किया था। ये भारत के सुपर कंप्यूटर हैं, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे कौन से प्रमुख इंपॉर्टेंट हैं, सारे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो हमने जो है इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। कल जो है अगला इसमें लेक्चर आएगा, लेकिन अभी स्टोरी खत्म नहीं, अभी MCQ फटाक से देख लेते हैं, जो पढ़ा है वो तुरंत रिवाइज हो जाएगा। संसार का पहला गणक यंत्र किसे माना जाता है, तो देखा हमने एबेकस को ही माना जाता है सबसे पहला। ग्रीक्स जो है इसका आविष्कार किए थे। हाइब्रिड कंप्यूटर पीछे देखे थे हमने, जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों होते हैं, दोनों तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, दोनों संकेतों का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं IBM क्या है, तो IBM एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। यहाँ पर ये IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, शायद रह गया लिखना, ध्यान रखेंगे IBM क्या है। ठीक, फिर आगे देखते हैं, आगे वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर का में प्रयोग होता है, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ये चीज, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ध्यान रखेंगे ये वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर कंप्यूटर्स, ये मीडियम स्केल, ये स्मॉल स्केल। तो ध्यान रखेंगे आज की डेट में जो है इंटीग्रेशन तकनीक जो है अल्ट्रा लार्ज है। ठीक, आगे देखते हैं घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले
पीसी का वास्तव किससे है? तो माइक्रो कंप्यूटर देखे थे हमने वहां पर लिस्ट में। माइक्रो कंप्यूटर में पर्सनल कंप्यूटर, जिसमें वर्क स्टेशन, लैपटॉप, नोटबुक और आपका स्मार्टफोन भी था, सारा इसी में आ रहा था। आगे देखते हैं, कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला सुपर वाला कंप्यूटर है? ध्यान रखेंगे, क्वांटम कंप्यूटर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसके बारे में। आगे देखते हैं हम, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखेंगे बी और सी, है ना, बिल्कुल इन दोनों का ध्यान रखेंगे नाम। आगे जाते हैं हम, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे, पहला कंप्यूटर बनाया था जो चार्ल्स बेबेज ने, इनका नाम तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम नाम है, ठीक। आगे देखते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, क्या कहेंगे इसको भाई? इंटीग्रेटेड सर्किट, ध्यान रखेंगे इसके बारे में, ठीक। और आगे क्या है इसी में, सॉरी, है ना, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग विकसित हुआ? तो हम देख चुके हैं, चौथी पीढ़ी में जो है माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का जो है आविष्कार हुआ था। उन्नत तकनीक जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से किस पीढ़ी में प्रारंभ हुई है? तो भाई ध्यान रखेंगे, आपकी 5वीं पीढ़ी में जो है ये सारी चीज और ज्यादा बढ़ गई हैं, ठीक। आगे और क्या प्रश्न है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो देख चुके हैं हम, एनिएक के बारे में पढ़े थे, पूर्णतः जो है इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। आगे, निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? भाई इसमें से पीडीए जो है, पाम डिवाइस कहा जाता है, हाथ में जैसे मोबाइल वगैरह आते हैं वैसे पीडीए होते थे, ये सुपर कंप्यूटर नहीं है। आपका परम है, क्रे है और एका भी जो है सुपर कंप्यूटर में आते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो तीसरी पीढ़ी में हम जानते हैं क्या, सबसे पहले हमारे वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, फिर ये है आपका आईसी, एकीकृत लिख दिया खाली, इंटीग्रेटेड चिप है ये, है ना, इंटीग्रेटेड चिप, ठीक, ध्यान रखेंगे, आईसी आ गया लिखकर, ठीक। तो ये हो गए हमारे पूरे एमसीक्यू के साथ जो है सारे टॉपिक, ठीक। उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। किसी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट करके बताएं, उसे क्लियर कर दिया जाएगा। और अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके तब भी बताएं, हम इसे शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल में। इसके अलावा हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें से आप जो है प्री या मेंस या फिर प्री कम मेंस, इसके अलावा व्यापम, अलग अलग एग्जाम्स के जो है कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट। कल फिर आएंगे हम लेक्चर लेके 9 बजे, तो स्टे ट्यून, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। तो मिलते हैं कल, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।